जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ताकि आप जाकर जल्दी से सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें इस कलयुग में भी इस टाइम में जब हम इतने बिजी हैं फिर भी हमें सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। संगत जी, ये मौका हमें किसी और ने नहीं, हमें गुरु जी ने दिया है। सत्संग हम संगत जी गुरु जी की आज्ञा के बिना बोल नहीं सकते और ना ही संगत जी गुरु जी की आज्ञा के बिना कोई सत्संग सुन सकता है। इसीलिए हमें इशारे मिलते हैं और हमें उस इशारों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो भी हमें इशारे मिलते हैं उसको फॉलो करना चाहिए और अपने जो भी जीवन में उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस बात का जवाब हमें मिल रहा है, किस बात का जवाब हमें मिलेगा, ये आगे हमारे साथ क्या होना है जिसका हमें पहले से ही बताया जा रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं संगत जी। ज़रूरी नहीं है कि आप बोलो अरे मैं कौन सा परेशान हूँ, सब ठीक तो है, मैं तो वैसे सत्संग सुन रहा हूँ। नहीं, हमें कुछ नहीं पता कि गुरुजी ने आपको क्यों बोला है ये सत्संग सुनाने को या सत्संग सुनने को क्यों कहा जब आपसे क्लिक करवाया गया। क्योंकि संगत जी इसीलिए कि क्यों गुरुजी ने कुछ बताना होगा तो हमें शायद हो सकता है कुछ अच्छा भी हो सकता है कुछ बुरा भी हो। इसलिए संगत जी हमेशा अवेयर रहना चाहिए, जो भी इशारे मिलते हैं उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। संगत जी, जिन्होंने अपना सत्संग शेयर करना है संगत जी के साथ तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है। आप अपना सत्संग लिखकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी को सुनाया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, जैसा आंटी जी ने शेयर किया है मैं आपको वैसा ही बताऊंगी। आंटी जी ने कहा है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज जी का लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अगर इस टाइम मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ तो ये गुरु जी की आज्ञा ही है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मैसेज फ्लैश हो रहा था कि मुझे सत्संग सुनाना चाहिए, अपना सत्संग जो है वो शेयर करना चाहिए। इसीलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और अगर मुझसे सत्संग को बोलते हुए गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और संगत जी, मेरी तो गुरु जी के साथ बड़ी ही प्यारी जर्नी रही है। मैं बहुत टाइम नहीं, मैं अभी गुरु जी से कनेक्ट हुई हूँ फरवरी एंड या फिर मार्च स्टार्टिंग में। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है संगत जी, ऐसा ही कुछ था, या तो फरवरी एंड थी या मार्च स्टार्टिंग थी। संगत जी, अभी कितना ही टाइम हुआ है, 6 महीने या 7 महीने। और संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा ब्लिस फील करती हूँ ना अपने आप को, इतनी ज़्यादा। और कई बार तो मैं गुस्सा भी आता है मुझे कि मैं पहले क्यों नहीं मिली गुरु जी से, कहाँ थी मैं पहले क्यों नहीं मिल पाई मेरे गुरु पास से, जो शायद ये ब्लेसिंग्स मैं पहले पा पाती। लेकिन चलो संगत जी, हम इतने भी बहुत लगी हैं जिन्हें गुरु जी की सत्संग सुनने का, सुनाने का, ये गुरु जी के बारे में पता चलता है, क्योंकि ये हर किसी को नहीं पता चलता। वो गुरु जी की मर्ज़ी है, उनकी रजा में ही सब कुछ होता है कि उन्होंने किसको अपने साथ अपने चरणों से लगाना है, अपने साथ बिठाना है या फिर उनके साथ चलना है। क्योंकि संगत जी, जब हम गुरु जी को मानते हैं ना और जब हम सब उन पर छोड़ देते हैं तो गुरु जी हमारे साथ खुद चलते हैं, हमारा हाथ पकड़ कर चलते हैं। हम कहीं पे भी अगर गलत जा रहे होंगे तो हमें इशारा मिलता है, हमें बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन वो समझने पे हमारे कि हम कैसे समझते हैं।
संगत जी, मैं आपको मेरी जर्नी बताती हूँ, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। संगत जी, मैं मैरिड वुमेन हूँ और मैं जब मेरी शादी हुई थी तो मैं आई जब मैं अपने ससुराल में। जब मैं ससुराल में आई तो आपको पता है स्टार्टिंग में वैसे भी वो मुँह दिखाई वगैरह और ये सब बहुत चलता है। तो बहुत टाइम तक ना रेगुलर बेसिस पे हमारे पास मतलब मेरे पास आते थे और मुँह दिखाई करते थे, है ना। और संगत जी पता है क्या, मैं बनिया हूँ और आपको पता ही होगा कि हमारे बनियों में कहीं ना कहीं पैसा ज़रूर देखा जाता है जब भी शादी करते हैं। दोनों तरफ, दोनों पार्टी की तरफ, कि लड़की वालों के पास कितना है, लड़की वालों के पास कितना है। और संगत जी, आज के ज़माने में फिर भी काफ़ी चेंज हो चुका है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो बिल्कुल ही ऐसा देखा जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे वाले टाइम पे ऐसा ही हुआ है, पैसा देखा गया है। और संगत जी, हमारी अरेंज मैरिज है और हम वैसे अंकल से मैंने थोड़ा टाइम ही अपनी शादी से पहले बात की थी और ज़्यादा नहीं बात की थी, तो हम इतना जानते भी नहीं थे एक दूसरे को। संगत जी, जब ये मुँह दिखाई चल रही थी, सिलसिला ना काफ़ी दिनों तक चला था। लाइक मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई आंटी मुझे मिलने आती ही आती है, और ये बहुत लंबा टाइम चला। उनमें से ना एक आंटी आई संगत जी। वो आंटी मतलब जब आए और मेरे अंकल आए बाहर, तो उन्होंने पैर छू और पूछा, और मौसी कैसे हो। तो मैंने बोला कि मासी हैं शायद। तो मैंने मम्मा की तरफ देखा भी कि शायद मम्मा मुझे कोई इशारा करके बताएंगे भी ये वाली मासी हैं, ये कौन है। तो मैंने भी बोल दिया कि राम राम मासी जी, कैसे हैं। तो मैंने भी पाँव छुए और हम लोग बैठ गए। उसके बाद संगत जी जब हम बैठे तो बस थोड़ी बहुत वो मुँह दिखाई वाली बातें चली, शादी की बातें चली। लेकिन लास्ट में उन्होंने बोला कि मैं सॉरी शादी में आ नहीं सकी क्योंकि मैं अपनी बेटी के पास बाहर गई हुई थी। तो मैंने बोला कि अच्छा, तो आप मैरिज में आए नहीं थे। तो वो बोले कि नहीं बेटा, मैं बाहर थी, मेरा बहुत मन था कि मेरे बेटे की शादी है, मैं आऊँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इधर से मम्मा बोले कोई बात नहीं, तुम अब आ गई हो ना, तुम अब अपनी रीज़ें उतार लो। क्योंकि संगत जी उनके ना बेटा नहीं था, तो उनकी सिर्फ एक बेटी थी जो कि बाहर थी, लंदन। और वहीं उसकी मैरिज हुई थी और बहुत खुश थी वो, जैसे कि आंटी जी बता रहे थे, और बहुत ज़्यादा खुश थी। और आंटी जी भी बहुत खुश थे, बहुत खुश मिजाज जैसे लगते थे मुझे, बहुत प्यारे थे। फिर मुझे उन्होंने बताया कि मैं इनकी मौसी कैसे लगी। उन्होंने बोला कि आपकी जो मम्मा हैं उन्होंने मुझे अपनी बड़ी बहन माना हुआ है, मैं बड़ी बहन बनी हुई हूँ इनकी। तो ये मेरे से छोटे हैं और इसीलिए मुझे ये दोनों भी बच्चे भी मुझे मौसी बोलते हैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर उन्होंने वैसे ही चलो ये बात चली, तो संगत जी उन्होंने ना मुझे एक गिफ्ट दिया। और संगत जी उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया कि एक तो वो बाहर से बहुत कुछ लेके आए थे, बहुत सामान था उसमें, परफ्यूम्स एंड मेकअप का भी काफ़ी सामान था। लेकिन उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे छोटा सा ना गुरुजी का स्वरूप दे दिया, और उन्होंने मुझे चीज़ बोली कि ये सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा तुम्हारा जो कि अभी तक तुम्हें शादी के बाद मिला होगा। बहुत छोटा संगत जी पॉकेट स्वरूप था। तो मैंने बोला अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने माथे से लगाया, और क्योंकि क्या ही करना था, मेरे को आंटी ने दिया है, तो भी कोई भी हमें भगवान का कुछ देता है तो हम माथे से लगाते हैं ना। मैंने वैसे लगाया क्योंकि उनका मानना था कि ये भगवान है, मुझे थोड़ी ना पता था कौन है और कौन नहीं है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला उनको तो कि कौन है कौन नहीं है। मैंने लिया और मैंने माथे से लगा लिया, और उन्होंने बोला कि ये मेरे गुरुजी हैं, और ये ऐसे गुरु है ना कि मतलब आपने कभी भी ऐसे गुरु नहीं देखे होंगे। तो और ये कहते कि अगर तुम्हारी लाइफ में ये होंगे ना तो तुम्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम ये याद रखना मेरी बात। तो बस कहते जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो तुम इनको याद कर लेना, और अपनी जो लाइफ है, न्यू जर्नी है, तुम गुरुजी के साथ स्टार्ट करो। संगत जी चलो, मुझे गिफ्ट मिला और काफ़ी सारा गिफ्ट मिले, और भी मुझे मेकअप का सामान एंड परफ्यूम्स, और कि कैसे जब बाहर की चीज़ें आपको मिलती हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है, और वो भी स्पेशली लड़कियों को अगर मेकअप मिल जाए तो
संगत जी, मैंने स्वरूप ऐਵੇਂ ही रख दिया, जैसे मुझे शगन मिला था। शगन के साथ मैंने टेबल पे रख दिया और आंटी भी चले गए और मैंने टेबल पे रखा और मैंने उसके बाद जब मैं आई तो संगत जी मुझे वहाँ पे ना स्वरूप दिखा, ना ही मुझे क्या वो दिखा अपना शगन। और मैंने मम्मा से पूछा और मेरे को मम्मा ने बोला कि बेटा मैंने ना तेरी अलमारी में रख दिया है, ड्रॉर में, तो तू चेक कर लेना। मैंने वहाँ रख दिया। मैंने बोला ठीक है, चलो मैं देख लूँगी बाद में। लेकिन ना मेरे दिमाग में से बिल्कुल स्किप हो गया ये चीज़ कि मुझे कुछ उठाना भी था और ये सब। और क्योंकि वो ड्रॉर में रखा था, एक छोटी सी अलमीरा बनी हुई है संगत जी हमारे रूम में, उसमें रखा था। अगर शायद मेरे कपड़ों वाली अलमीरा में होता तो मुझे नज़र आता। तो वो अलमीरा में बहुत कम खोलती थी, लेकिन मम्मा ने वहाँ रख दिया था। और उसके बाद संगत जी थोड़े टाइम बाद मुझे कैश की ज़रूरत पड़ी। कैश की ज़रूरत हमें ऐसे पड़ी कि मुझे ना मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो मुझे वो सामान का पे करना था, लेकिन उस टाइम मेरा गूगल पे काम नहीं कर रहा था, तो मुझे कैश की ज़रूरत पड़ी। और अब मैं कैश कैसे लूँ, मेरे अंकल भी घर नहीं थे और मेरे पास इतना कैश नहीं था। मुझे 8,000 समथिंग पे करने थे। तो एकदम से मुझे याद आया कि कुछ तो मैं मम्मा से ले लूँगी। और एक बार वो आंटी आए थे ना, उन्होंने मुझे शगन दिया था, तो मैं उनका शगन देखती हूँ उन्होंने क्या दिया था। तो मैंने मम्मा से पूछा, मैंने कहा मम्मा आपको वो शगन याद है जो मुझे मिला था? तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा, वो मैंने तेरी अलमीरा में रखा था। और संगत जी मैं फटाफट गई और मैंने उसमें से निकाल करके जो भी जितने पैसे मेरे पास से जोड़ करके मैंने दे दिए। संगत जी दिए तो मैंने जो स्वरूप था उसको उनको फिर इग्नोर कर दिया, मैंने नहीं देखा, मैंने फिर से वही रख दिया। क्योंकि संगत जी मैं ना गुरुओं को मानती नहीं थी। मतलब जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे उस चीज़ में तो कैसे आप कर पाएंगे ना उस चीज़ को अडेप्ट कि हाँ मैं किसी को मानने लगूँ। वो तो मेरे लिए जस्ट एक फ़ोटो था। मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन ये सच है, मैं सिर्फ उसको एक फ़ोटो समझती थी कि ये फ़ोटो है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मैंने कभी गुरुजी का नाम सुना नहीं, तो मेरे लिए गुरुजी कौन है मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी मैं अभी बताती हूँ कि मेरी अब गुरुजी के साथ जर्नी शुरू कैसे हुई थी। गुरुजी ने अपनी तरफ से पूरा मेरे को 100% दिया। गुरुजी मेरी लाइफ में आ गए मुझसे जब तक मैं बिल्कुल भी गुरुजी को नहीं जानती थी। संगत जी जब मैंने सत्संग सुनने शुरू किए ना, तब मेरे गूज़बम्स आते हैं कि कैसे संगत गुरुजी के स्वरूप के लिए तरसती है। और मेरे पास गुरुजी का खुद से स्वरूप आ गया और मैंने ऐसे ही रख दिया। मैं तो कई बार अपने आप पे बहुत गुस्सा करती हूँ, लेकिन मैं कैसे बताऊँ, ये मेरी नादानी थी। ये नादानी भी समझ लो या फिर ये समझ लो कि गुरुजी को पता था कि मेरे साथ क्या चीज़ें होनी हैं और जिसके लिए मुझे इतना पहले से प्रिपेयर किया हुआ था। संगत जी नो डाउट मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं और छोटी छोटी बातों पर मुझ पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं। संगत जी स्टार्टिंग में तो सही चलता गया। मतलब 3-3.5 महीना तो मुझे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि कभी मैं अपने घर में चली जाती, कभी किसी का आना जाना चला लगा रहता, या फिर नई नई शादी होती तो आपको पता है कितने लोगों के घर में खाने वाना जाना पड़ता है। तो बस ऐसे ही चलता रहा। और इसी बीच मेरे को एक बार मम्मा गुरुजी के सत्संग में भी लेकर गए संगत जी कि मेरे को तेरी मौसी ने बोला है कि लेके आना है, तो मैं उस चक्कर में गई। लेकिन गई मैं बहुत एंड में, जब सिर्फ शिव जी की आरती हुई थी। और तब मैं सोच रही थी ये बोले गुरुजी की शिव जी की आरती होती है। और संगत जी साइड में ना एक ओमकार भी बना हुआ था और ओम भी। मैंने बोला ये कौन से वाले गुरु हैं भाई, सिखों के भी गुरु हैं और हिंदुओं के भी गुरु हैं, यहाँ पे एक ओमकार भी बना हुआ है और ओम भी बना हुआ है, ऐसे कैसे गुरु हुए? तो पर चलो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने जब इतना इस लाइन में जाना ही नहीं तो मैं इतना घुसना क्यों, इतना सोचना क्यों। तो संगत जी बस मैं माथा टेक कर और वापस आ गई। सिर्फ एक ही बार गई थी और मुझे कुछ नहीं पता था उसके अलावा। हाँ लेकिन जब मैं गई थी तो मुझे आंटी ने चाय प्रसाद दिया था। बस मैंने चाय प्रसाद लिया और मैंने आ गई। तो संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो चाय प्रसाद है ना हमारे लिए स्पेशल बनाई गई है।
क्योंकि हम लास्ट में गए थे, तो थोड़ी देर बैठे थे, तो शायद हमें मतलब चाय बना के दे दी गई होती। मुझे तो ना पता था कि वो चाय प्रसाद है, वो प्रसाद के रूप में लेना है। तो संगत जी इसके बाद मेरे अंकल, हम दोनों में 3-3.5 महीने बहुत सही सब कुछ चला। लेकिन 3-3.5 महीने के बाद मेरी लाइफ में बहुत वर्स्ट सिचुएशन आ गई। वर्स्ट सिचुएशन इन द सेंस कि एक बार हम रेस्टोरेंट पे खाने गए तो संगत जी वहाँ पे मेरे को बहुत, मतलब मेरा पुराना, जब मैं मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, वहाँ का मुझे एक कलीग मिल गया। और संगत जी जब वो मुझे मिला और मैंने जब उससे बात की, और हम बहुत ज़्यादा क्लोज एज इन कि हम लोग जब काम करते थे तो बहुत इकट्ठे काम करते थे। और संगत जी जब हम लोग तीनों जने बैठ गए खाने को, और जब हम खाने को बैठे तो बहुत सी बातें निकली, क्योंकि संगत जी हमारी अरेंज मैरिज थी। और आप समझते होंगे कि अरेंज मैरिज में हम डायरेक्ट ओपन नहीं हो सकते, या इतने खी खे नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग बनती है, धीरे धीरे बनती है, क्योंकि हर किसी को जानने में बहुत टाइम लगता है। हम जैसे हैं, हम ये नहीं सोच सकते कि सामने वाला भी वैसा हो। अब फ्रेंड्स की बात और होती है, लेकिन संगत जी मेरी अरेंज मैरिज थी और मुझे कुछ समझ में भी नहीं था इतना कि कैसे करना है। तो मैं ना मतलब ऐसे नहीं रहती थी कि बहुत ज़्यादा हंसना खेलना फालतू का बोलना, क्योंकि वैसे मैं ऐसी ही हूँ, कुछ भी बोलना, मन में जो भी मन में आना वो बोल देना। लेकिन मैं बहुत सोच समझ के कर रही थी, क्योंकि नया रिलेशन था। 3-3.5 महीने तो संगत जी वैसे भी फॉर्मेलिटीज़ में ही निकल जाते हैं, और वही मेरा फेस चला हुआ था। और जब उन्होंने मुझे उनसे बहुत हंसते हुए और बातें करते हुए सुना, और बाय चांस संगत जी उसने मेरे 2-3 फेवरेट डिशेस मेरे हस्बैंड को बता दी कि ये खाती थी, ये नहीं खाती थी। तो मुझे उसमें कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन उनको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। और जब हम घर आए तो उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप इतने मेरे से नाराज़ क्यों लग रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि तेरा अगर रिलेशन था किसी के साथ तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने बोला रिलेशन था मीन्स? तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरा रिलेशन था ना, तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू पहले से, मैरिज से पहले तो किसी के साथ थी। संगत जी ये बात जब मैंने सुनी मैं बिल्कुल टूट गई, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। और मैं सोच रही थी कि इतनी नैरो माइंडेड सोच है इनकी कि मतलब अगर मेरे बारे में सोच रहे हैं तो वो भी गलत सोच रहे हैं। संगत जी मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं ऐसा सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन जो था मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरे साथ कलेश किया, मेरा फ़ोन पे ध्यान देना शुरू कर दिया। और संगत जी वो नेक्स्ट मेरे 15 डेज़ बहुत मुश्किल से निकले, बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकले। अब तो मुझे इतना डर लगने लग गया था कि कोई भी लड़का मुझे आके बुलाए ना। अगर मुझे कोई भी लड़का बुलाएगा ना तो मीन्स मेरे ऊपर ही कुछ ना कुछ ब्लेम आएगा। और मैं वो चीज़ नहीं चाहती कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो और हम दोनों में कलेश हो। संगत जी बस मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि अब मैंने फ़ोन को बिल्कुल यूज़ नहीं करना। मैंने फटाफट से संगत जी अपनी पहले वाली जो मैं आईडी यूज़ करती थी फेसबुक की, वो मैंने डिलीट की। मैंने न्यू अकाउंट बनाया, मैंने इंस्टाग्राम पे न्यू अकाउंट बनाया। ऑल्दो उनको मेरा पुराना अकाउंट पता था, लेकिन उससे पहले कभी ऐसा मुझे नहीं पता था ना कि कुछ होगा। अब संगत जी फ्रेंड्स तो सबके ही होते हैं, तो इसमें तो मुझे कुछ बुरा लगा नहीं। और आज तक मेरे कभी पेरेंट्स ने भी नहीं बोला था, तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी भी चीज़ें आ सकती हैं सामने, कि जब आप बिल्कुल ठीक है लेकिन आपको फिर भी प्रूफ देना पड़ रहा है कि आप सही हैं। तो चलिए फिर भी मैं बुरा नहीं बोलूँगी, लेकिन हो सकता है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो और इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें की हों। लेकिन संगत जी एक दिन वो सिचुएशन वहाँ आई जहाँ मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी बाहर। और ये मतलब मैरिज की जो मैं पहले वाली बात हुई थी तो वो 3.5 महीने की तक की थी। लेकिन जब मैं गई थी तो वो संगत जी होगा 15 या 20 दिनों वाली बाद में। तो मैंने अपने अंकल को कॉल किया कि अंकल मेरी फ्रेंड है और वो आ रही है मुझे यहाँ पे पिक करने के लिए, क्योंकि संगत जी मेरी मैरिज हुई थी ना सेम सिटी में हुई थी।
मतलब बहुत फ़र्क नहीं था। तो मुझे मेरे कॉलेज वाले और कलीग्स या जो भी थे इसलिए मुझे मिल जाते थे। तो मेरी एक फ्रेंड आ रही थी, तो मैंने यहाँ से मम्मा को पूछा, मैंने कहा मम्मा मेरी फ्रेंड आ रही है और मैं जा आऊँ? तो उन्होंने बोला हाँ जी बेटा जा आओ। और लेकिन मैंने मन में सोचा कि मम्मा से पूछना सिर्फ वो नहीं रहेगा, मुझे अंकल से पूछना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर से वही चीज़ होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन संगत जी, जब मैंने उनसे पूछा कि मैं जा रही हूँ और उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ तो कोई बात नहीं चली जा, लेकिन जहाँ भी जाना है मुझे लोकेशन भेजनी है लाइव। मैंने बोला कि मैं कुछ गलत नहीं करने जा रही हूँ जो मैं आपको लाइव लोकेशन भेजूँ अपनी। और उन्होंने मुझसे बहुत क्वेश्चन किए, कौन जा रहा है, कैसी फ्रेंड, कहाँ की फ्रेंड, कब थी फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, मतलब इतने क्वेश्चंस। और मैं सोच रही हूँ कि मैं किसका जवाब दूँ और इतनी जवाबदेह क्यों हूँ मैं। अब मतलब जब मैं अपने मायके में ऐसी नहीं थी तो मैं अब क्यों हूँ ऐसी। तो संगत जी, लेकिन अब मतलब प्रॉब्लम थी, अब मैं क्या कर सकती थी जब मुझसे इतने क्वेश्चन हो रहे हैं, तो मैं इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मैंने ये भी बताया कि मुझे अभी नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि मेरा और उसका सिस्टम ही हमेशा ऐसा रहा है कि जब मिलते हैं बस तभी मतलब इधर उधर जाना रहता है, अदरवाइज़ हम लोग ऐसे नहीं जाते। और ना ही हमारी कोई प्री प्लानिंग होती है कि हमने इधर ही जाना है, फिक्स है। और लेकिन उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, और कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? तो मैंने बोला अभी तक तो वही आ रही है, अगर कोई और भी फ्रेंड आई तो मुझे पता नहीं है, मेरा ऐसा कुछ प्लान था नहीं है सच। उसने मुझे कॉल किया और मैं घर पे वैसे भी बोर हो रही थी, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। और मैंने ये भी बोल दिया कि अगर आप चाहो तो मैं नहीं जाऊँगी, मुझसे ये सब, मैंने डायरेक्ट ये भी बोल दिया कि मुझसे ये सब नहीं होता। मैं इतनी क्वेश्चनिंग का आंसर मेरे लिए बहुत मतलब एक बॉदरेशन है। तो उन्होंने बोला हाँ तुझे तो बॉदरेशन लगेगी, तुझे तो आज़ादी चाहिए। आई वॉज लाइक मतलब ये क्या है। और मैंने संगत जी उस दिन अपनी मतलब मैंने उनको लाइव लोकेशन भेज दी जब मैं निकली। लेकिन जब मैंने लाइव लोकेशन भेजा तो मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया और मैंने अपनी मम्मा को बताई सारी सिचुएशन। और मैंने उनको बोला कि मम्मा आज तक मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया, कुछ पूछा ऐसा, लेकिन अब ये ऐसा क्या सिस्टम चल रहा है, मैं इतना ज़्यादा नहीं जवाब दी। मतलब मेरी तो मैं बोलूँ कि सास इससे तो कई ज़्यादा अच्छी है। डर तो मुझे सास का होना चाहिए, लेकिन वो इतनी कूल, इतनी अच्छी। और मेरा यहाँ पे हस्बैंड है जो वो अपनी मतलब गड़े मुर्दे उखेड़ी जा रहे हैं और मतलब जो भी मन में आता है वो बोल ही जाते रहते हैं, कुछ समझते नहीं है, सोचते नहीं है कि वो कुछ होगा भी ऐसा कि नहीं। और ये भी नहीं सोचते कि भाई नई नई मैरिज है और मैं अपने रंग दिखाना शुरू कर रहा हूँ। समझ जी, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ये ऐसे मेरे लिए तो टॉलरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और उसके बाद चलो मैं चली गई। संगत जी, अब यहाँ पे जो दिक्कत शुरू हुई, एग्जैक्ट दिक्कत मेरी यहाँ से शुरू हुई। मुझे नहीं पता था कि उसने अपने फ्रेंड को वहाँ पे रेस्टोरेंट बुलाया हुआ है, क्योंकि संगत जी वो मेरी मैरिज पे नहीं आ पाया था और हम पहले भी मिल लेते थे। तो संगत जी वो उसका फ्रेंड था और हम लोग अब वो मिला और इतने में मेरे जो हस्बैंड थे वो लाइव लोकेशन यूज़ करते करते वहाँ रेस्टोरेंट पहुँच गए। और जब रेस्टोरेंट पहुँचे तो संगत जी उन्होंने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर लेकर आ गए, लाइक मैं क्रिमिनल हूँ जैसे कोई। और मेरी इमेज क्या रही होगी मेरे फ्रेंड्स के सामने, बस मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी मैं घर आ गई और घर आकर संगत जी उन्होंने बहुत तमाशा किया। मम्मा के सामने बोला कि लड़कों से मिलने गई थी, कौन से कोई फ्रेंड से नहीं मिलने गई थी, इसके तो पता नहीं कितने हैं, ये वो बहुत कुछ बोले। संगत जी मेरा उस टाइम पे बर्दाश्त करने वाली हद ख़त्म हो चुकी थी कि ये सेकंड टाइम था और मैंने इस मैटर में कभी भी किसी से कुछ नहीं सुना, तो मैंने उनसे भी कुछ नहीं सुनना था। और मैं संगत जी मैंने सामान पैक किया और मैं चली गई। लेकिन बाय चांस जब मैं अपना सामान पैक कर रही थी मैंने वो छोटे वाली अलमीरा खोली। आई थॉट कि अगर उसमें मुझे थोड़े बहुत अगर पैसे मिल गए तो मैं रख लूँगी। और उसके बाद मेरी वहाँ पे ज्वेलरी रखी हुई थी, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखी हुई थी और बहुत कुछ सामान रखा हुआ था। तो मैंने वो उठाने के लिए वो ड्रॉअर खोला और मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। तो वो मैंने गुरुजी का स्वरूप उठाया और मैं मतलब अपने घर को चली गई। सिर्फ अगर संगत जी मैं बताऊँ तो मेरे को उस चीज़ को लेकर सिर्फ
4 या 4.5 महीने ही हुए थे और मेरे से, लेकिन मेरी बर्दाश्त से बाहर थी वो चीज़। और मैंने बोला कि अब मैंने आपके साथ नहीं रहना और मुझे तो डिवोर्स चाहिए, मैं ये चीज़ें टॉलरेट कर नहीं सकती। जब मैं बिल्कुल सही हूँ तो मैं आपकी ये चीज़ें सुनूंगी नहीं। संगत जी, मैं चली गई और जब मैं अपने घर गई तो मेरे पास पीछे से सबके फ़ोन आने शुरू हो गए। सबने, मम्मा के, पापा के, सबके फ़ोन आए, बस बजाए मेरे अंकल के। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा संगत जी कि ये सिर्फ मुझ पर नाम लगाए जा रहे हैं। शायद मेरे अंकल ही मुझसे शादी नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने ही ऐसी सोच रखी तो मेरी सोच और उनकी सोच में क्या फ़र्क रह जाएगा। और मैंने अपने घर गई और संगत जी मैंने अपना सामान अनपैक किया। जब मैंने सामान अनपैक किया तो मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। और संगत जी, गुरुजी का स्वरूप मिला ना, तब मैं आराम से घर पे बैठी थी। बहुत चीज़ें मन में चल रही थी, उथल पुथल, कि क्या रिश्तेदार सोचेंगे, रिश्तेदारों में मैं क्या बोलूँगी, मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरा भाई या क्या जवाब देंगे। मैं अपने फ्रेंड्स में क्या बोलूँगी कि मैं अपनी शादी के 4 महीने बाद क्यों आई, और इसलिए आई कि मेरा पति मुझ पर शक करता था। तो बहुत सी चीज़ें संगत जी, बहुत सी चीज़ें मेरे साथ हुई ऐसी, और मैं बस सोच में पड़ गई कि मैं करूं तो करूं क्या। और बस मैं ऐसे सोच रही थी और एकदम से जब मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा तो मैंने बोला कि गुरुजी, अब मेरे को नहीं पता कि मैंने आपके सत्संग अटेंड किया था और वहाँ पे शिव जी की आरती हो रही थी, तो फॉर श्योर आप शिव जी का रूप होंगी, इसीलिए आपकी शिव जी की आरती हो रही थी। और मैंने और कुछ नहीं इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया था। लेकिन अगर आप साक्षात हैं ना, तो आप मेरे और मेरे हस्बैंड में सब कुछ ठीक करवा दो। क्योंकि संगत जी, वही ना, जो हमारी जो ये बनियों वाली फैमिलीज़ होती है ना, उनमें ना इज्जत इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ना संगत जी। मतलब एक बेटी के लिए तो वो बहुत ज़्यादा, बाप को मैंने आज तक अपने पापा को हमेशा प्राउड फील करवाया था। तो मैं नहीं चाहती थी कि इस टाइम पे मेरे पापा मेरी वजह से मतलब किसी के सामने सिर झुकाएं या फिर नज़रें झुकानी पड़े, लेकिन जबकि मेरी गलती भी नहीं हो इसमें। तो मैंने उनको बस यही कहा कि गुरुजी, अगर आप सच में है ना, तो मेरे और मेरे अंकल में सब कुछ ठीक करवा दीजिए, मतलब उनकी सोच सही हो जाए। और बस उसके बाद मैंने संगत जी जब ये बोला और मुझे इंस्टा पे मैसेज फ्लैश होने लग गए गुरुजी के, फेसबुक पर, इंस्टा पर मैं स्क्रॉल करती थी। तो मुझे तब तक घर पे आए हुए 5 दिन हो गए थे, लेकिन 5 दिन में मेरे अंकल का कोई कॉल नहीं। इनफैक्ट मैं अपनी सासू माँ से दिन में 3-4 बार बात कर लेती थी। मेरे पापा से भी बात हो जाती थी, जो मेरे फादर इन लॉ थे, उनसे भी मेरी बात हो जाती थी। लेकिन मेरे अंकल का मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। बस जो भी मेरी हालचाल होती थी मैं उनसे पूछती थी, और वो भी मुझे बताते थे कि अंकल तेरे बारे में हमसे पूछ रहे थे कि तू कैसी है। तो मैंने उनको बोला कि अगर वो आपसे पूछ रहे तो वो मुझे क्यों नहीं कॉल कर रहे। मैंने उनको कुछ बोला था थोड़ी ना है। लेकिन उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, सब सही हो जाएगा, अगर सही होगा तभी हम देखेंगे, अदरवाइज़ तो हम भी ये चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकते। संगत जी, मैं इतनी लकी थी ना, मैं समझती थी कि जो बनियों फैमिली की जो मतलब माँ बाप होते हैं ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। लेकिन मैं इतनी लकी थी कि मेरी सास और ससुर इतने अंडरस्टैंडिंग थे कि तब समझ में आता था कि हाँ, ये होते हैं एक्चुअल में सास ससुर जो बाद में माँ बाप बनते हैं। उन्होंने मेरे पेरेंट्स से भी बात की और उनको भी यही बोला कि जब तक इसकी सोच अच्छी नहीं होती ना, तब तक हम अपनी बेटी को नहीं लेके आएंगे, इसको परेशान नहीं करना है। हम इसकी शादी करके लेके आए हैं, इसको हम कुछ बंदी बनाकर लेकर नहीं आए हैं कि इसको हर जगह जाने के लिए इतना कुछ मतलब आंसर करना पड़े। और बस हम घर में भी जब बैठे थे तो हमारे में यही बात होती थी कि भाई तू बहुत लकी है जो तुझे ऐसे मतलब पेरेंट्स मिले हैं, पेरेंट्स इल्ला मिले हैं। ऐसे मिलने बिल्कुल ईजी नहीं है जो अपने बेटे के ही खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन संगत जी, उनको पता था कि बेटा गलत कर रहा है, लेकिन ऐसे कौन से माँ बाप होते हैं जब उनको पता हो कि बेटा गलत कर रहा है और वो अपनी बहू का साथ दें। संगत जी, बहुत कम होते हैं ऐसी पवित्र रोए तो संगत जी बहुत कम होती हैं, लेकिन वो थे, एक्चुअल में थे। और बस उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास की और संगत जी मेरे को जब मैसेज फ्लैश होने लग गए गुरुजी के, तो
काफ़ी सारे मैसेज आए जिसको मैं सुनती थी तो मुझे मन को बहुत शांति मिलती थी। और ऐसा लगता था, मुझे ऐसा फ़ील होने लग गया था कि अब शायद कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि मुझे गुरुजी की तरफ से ना बहुत ऐसा सांत्वना मिली कि पुत्र सब ठीक हो जाएगा, पुत्र तू फ़िक्र ना कर, सब कुछ ठीक होगा। और ना संगत जी, एक दिन मैंने पता नहीं क्यों मैं इतनी भरी हुई थी, मैंने स्वरूप उठाया और मैं स्वरूप के सामने बहुत रोई, मतलब बेइंतहा रोई। क्योंकि संगत जी, हो ना हो, मैं अपने अंकल से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी और मुझे ये भी पता था कि मेरे अंकल भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन संगत जी, मैं इन हरकतों के साथ नहीं रह सकती थी। इतना पॉजेसिवनेस अच्छा नहीं होता, वो एक टाइम बाद आपको फांसी लगने लग जाता है। और इसीलिए मैंने यही सोचा कि अगर मैं अभी स्टेप उठाऊंगी तो शायद मेरी लाइफ आगे सही रहेगी। और मुझे नहीं पता कि मैंने ये सही स्टेप उठाया या नहीं उठाया, लेकिन मुझे एक बार गुरुजी का ये वाला मैसेज भी आया था कि पुत्र तेरे च सबर ने हैगा। अब मुझे इस बात का समझ नहीं आया कि सबर किस चीज़ का, मतलब कि मैं वहाँ से आ गई इस चीज़ का सबर, कि मैं रोज़ ये बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे अंकल में सब कुछ ठीक करवा दो, इस चीज़ का सबर। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन से सबर की बात कर रहे हैं। लेकिन संगत जी, उसके बाद मैंने बहुत सारे मैसेज देखे और बाई चांस ना मैं सत्संग सुना मैंने, वो भी मैं फेसबुक पर मैं स्क्रॉल कर रही थी। तब जब मैंने फेसबुक पर स्क्रॉल किया तो मैंने सत्संग सुना और मैंने एक ना आंटी का भी एक देखा था सत्संग, छोटी सी वीडियो थी जिसमें आंटी ने भी अपना सत्संग बताया था कि वो कैसे थे, वो बीमार थे और जब उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हैं गुरुजी की कृपा से। ऐसे वाला सत्संग था संगत जी। और मैं बहुत खुश हुई इस चीज़ को सुनकर। और मतलब मैंने सोचा कि गुरुजी के सत्संग भी होते हैं, तो गुरुजी के सत्संग आते भी हैं। तो उसके बाद मुझे संगत जी पता लगा कि ऐसे गुरुजी के ना सत्संग यूट्यूब पर भी होते हैं। मुझे तो ये लग रहा था कि सिर्फ जो सत्संग होते हैं वो वैसे लाइव सत्संग होते हैं जैसे मैं गई थी। मैं गई तो थी, लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था कैसे सत्संग होते हैं, क्योंकि मैंने अटेंड नहीं किया था सत्संग वहाँ पे वैसे वाला पूरा। मैं सिर्फ आरती के टाइम पर पहुँची थी और मुझे चाय प्रसाद मिला था। और संगत जी, इसके बाद मैंने संगत के सत्संग यूट्यूब पर सर्च किए। पहले मैंने फेसबुक पर सर्च किए, पर फेसबुक पे काफ़ी पेजेस पे लिंक डाले हुए थे यूट्यूब के। तो यूट्यूब पे तो संगत जी बहुत सत्संग थे गुरुजी के, जो संगत ने बोले हुए थे, संगत द्वारा सुनाए गए थे। तो मैंने बहुत सत्संग सुने, मतलब ये मानो कि मैंने दिन रात सत्संग सुने, क्योंकि मुझे ना कहीं ऐसे लगता था कि मैं सत्संग सुनूंगी, मुझे किसी ना किसी बात का जवाब मिलेगा, या मुझे कोई ना कोई इशारा मिलेगा, या फिर मेरे मन को शांति मिलेगी। और मैं बहुत सत्संग सुनती थी ना, उसमें मुझे ऐसा लगता था कि बस सब कुछ ठीक होने वाला है। मैं यही बोलती थी, सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। और लेकिन संगत जी, अब 8 दिन बीत गए थे, मेरे अंकल का कोई फ़ोन नहीं आया। और मतलब मैंने ना गुरुजी का एक मैसेज देखा कि पुत्र जो मेरे को आया करो तो आपदी ईगो नू भी अपनी चप्पलों के नाल बाहर उतार के आया करो। और मैंने सोचा कि हाँ, देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैंने भी ईगो ही दिखाई है उनको। लेकिन फिर मैंने मन में सोचा कि ये ईगो नहीं है, ये मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए बात हो रही है। और फिर मैंने यही सोचा कि अब मैं सोचती थी कि जब फ़ोन आएगा तो मैं ढंग से बात नहीं करूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर फ़ोन आएगा मैं ढंग से बात कर लूँगी, लेकिन पहल मैं नहीं करूँगी। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी बोल रहे हैं, हाँ हुन ठीक है। मुझे ऐसा लगा अंदर से कि गुरुजी ने मुझे चीज़ समझानी थी कि जब फ़ोन आएगा तो तूने कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे तुम्हारे बीच में फिर से कोई लड़ाई हो, या फिर तुम मतलब बात करो, तो तूने तब ईगो नहीं दिखाने। और मैंने गुरुजी को भी ऐसे ही बोला स्वरूप के सामने। मुझे ना संगत जी उन 8 दिन के अंदर अंदर ऐसे लगने लग गया था कि मैं साक्षात गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं। और जबकि उससे पहले मैंने गुरुजी के स्वरूप को ऐसे रखा हुआ था ना कि आज मुझे भी अपने आप पे गुस्सा आता है कि साक्षात एक रब तेरे घर में था और तूने ऐसे ही रखा हुआ था, तूने उसको पलट के भी नहीं देखा, बस अपनी लाइफ में ऐसे ही बिजी हो गई। मुझे अपने आप पे संगत जी बहुत गुस्सा आने लगा, बहुत गुस्सा। और मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं गुरुजी को पहले
समझ लेती ना कि वो मेरी लाइफ में क्यों आए हैं, तो शायद इतनी वर्स्ट सिचुएशन मेरी लाइफ में होती ही नहीं। लेकिन संगत जी, जो लिखा होता है ना वो होता ही होता है, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें वो चीज़ होती ही है। और उसके बाद मेरे पास संगत जी 9th डे जब मेरा 9वां दिन था, तो उस दिन मुझे रात को 7 बजे कॉल आता है मेरे अंकल का। और अंकल का कॉल आता है और अंकल ने उठाते ही मुझे ये बोलते हैं कि तूने अब घर कब आना है, बहुत दिन हो गए, अब घर आ जा। और पहले तो मुझे ऐसा लगा कि कोई हाय हेलो नहीं, कोई सॉरी नहीं, कुछ हाल चाल नहीं पूछा, ये क्या बात बनी कि बस अब घर आ जा। मतलब कुछ फील तो करो भी, आपने इतना बड़ा इतना मुझे कुछ बोला था। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं आऊँगा और कल या परसों जैसा तुम बोलोगी, लेकिन बस रेडी रहना और मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला ओके ठीक है, क्योंकि बस मुझे वो गुरुजी वाली बात याद आ गई थी संगत जी कि कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, बस ईगो नहीं रखनी है, सब कुछ ठीक होगा। मैंने वैसे ईगो नहीं रखी और मैंने अपने घर में बोला कि मम्मा पापा वो आएंगे कल या परसों, मुझे बताओ मैं कैसे बोलूँ उनको, वो उसी दिन आएंगे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारी बात क्लियर हो गई। तो मैंने एक बार के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलती तो उन्होंने बोला था कि जब क्लियर करनी ही नहीं थी तो तुमने इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किया। और उस टाइम पे संगत जी मुझे ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता कि मुझे गुरुजी ने इशारा दिया है, इसलिए संगत जी मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ हाँ हो गई। और लेकिन संगत जी कुछ बात नहीं क्लियर हो रही थी, मन में बड़े डाउट थे कि आएंगे भी वो खुद लेने, घर वाले भी बात करेंगे। और मैं बस अब यही सोच रही थी, मैं गुरुजी अब ऐसा कुछ ना हो और सब सही रहे, घर पे भी जब वो आए तब सब सही रहे। मैं यकीन नहीं कर सकती थी संगत जी जो मेरे साथ हुआ। जैसे वो आए और मैंने नेक्स्ट डे के लिए बोल दिया, क्योंकि संगत जी वेट मेरे से भी नहीं हो रहा था। और उनका जब 7 बजे कॉल आया ना तो मेरे माइंड में एकदम से ऐसा हुआ कि 7 बजे मतलब 7 नंबर गुरुजी का लकी नंबर। क्योंकि संगत जी मैंने बहुत सत्संग सुन लिए थे और सत्संग सुनते सुनते मुझे गुरुजी के लंगर प्रसाद का, चाय प्रसाद का, जल प्रसाद का, गुरुजी के हर एक चीज़ का मुझे मतलब बहुत हद तक, मैं बहुत ऐसा नहीं बोलूँगी पूरा सब कुछ, लेकिन बहुत हद तक मुझे पता चल गया था। मैं गुरुजी से अपना कनेक्शन फील कर सकती थी और मेरे को ना ऐसा लगता था कि हर वक्त मेरे साथ गुरुजी हैं, हर वक्त, कि अब मेरे को कोई कुछ कह नहीं सकता। मैं इतना ज़्यादा वो अपने आप पे वो करने लग गई थी कि कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने ना सत्संग सुने थे। और सत्संग में ना एक आंटी ने बोला था कि जब आपके साथ गुरुजी हो ना तो आपको तो कभी अपनी आंखें कर नीचे करके चलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके साथ कभी बुरा होगा नहीं, गुरुजी होने नहीं देंगे। आप किसी का बुरा करना मत, वो भी गुरुजी आपको करने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी अगर मन है आपका और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो गया तो लेकिन बुरा किसी का करो मत, गुरुजी आपके साथ किसी का बुरा होने नहीं देंगे। और संगत जी मैंने मन में भी यही सोचा कि बुरा मैंने किसी का किया नहीं तो मेरे गुरुजी मेरे साथ बुरा कैसे होने देंगे। और संगत जी मेरी तो गुरु पा के साथ एक बेटे और बाप की जैसे ही बात होती थी, सच में, मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने गुरुजी का स्वरूप उठाना, गुरुजी के स्वरूप से बात करना और मैंने मन ही मन उन आंटी को शुक्राना करना कि आंटी जी सब सच में आपने बोला था कि ये तेरा बेस्ट गिफ्ट होगा और ये सच में मेरा बेस्ट गिफ्ट है। इसके अलावा मेरे लिए सारे गिफ्ट, वो मेकअप महंगे, इतने महंगे मेकअप्स या जो मुझे साड़ियाँ ज्वेलरी है वो सब फीके हैं। सिर्फ मेरे गुरुजी की जो चमक है ना वही निराली है और वही मुझे चाहिए थी, शायद मेरी ज़िंदगी में काम आनी थी। मेरा बहुत बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन बन गया था संगत जी इन 8-9 दिन के अंदर अंदर। आप यकीन करेंगे 8-9 दिन कितने होते हैं। और एक तरफ से मेरे मन में ये भी था कि मैं कब वहाँ जाऊँगी और कब मैं फिर वापस उन आंटी से मिलूँगी और मैं वहाँ वाले सत्संग अटेंड करूँगी। बस मेरे मन में वैसे भी था, एक तरह से ये वाला लालच भी था मेरे मन में। और जैसे ही संगत जी अंकल आए मेरे को लेने के लिए, जब पहुँचे तो सब मतलब मेरे जो घर पे पापा वगैरह काम पे चले गए थे, लेकिन वो सब आ गए घर पे। और घर पे आए तो उन्होंने सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगी, जो कि अनएक्सपेक्टेड था संगत जी। मुझे कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे अंकल हम ऐसे माफ़ी मांगेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे मैं इतनी खुश हो जाऊंगी सबके सामने संगत जी, सबके सामने।
उसके बाद मुझसे जब माफ़ी मांगी तो उसके बाद मेरे पापा से भी माफ़ी मांगी, उनसे भी बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा पॉजेसिव हो गया था और शायद ज़्यादा ही पॉजेसिव हो गया था, क्योंकि मेरे अंकल ने बोला कि मैंने आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ लड़की की शादी तो कहीं और हो जाती है लेकिन वो खुश नहीं रहती, तो ऐसे ही बहाने ढूंढती है। तो उन्होंने बोला कि मेरा दिमाग ख़राब था और कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों ने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ था। और ऐसा करते करते संगत जी उन्होंने मेरी मम्मा से मांगी, स्पेशली सबसे एक एक बंदे से, एक एक पर्सन से संगत जी उन्होंने माफ़ी मांगी। और मैं इतनी खुश हुई ना कि सच में गुरुजी ने मुझे बोला था कि बेटा ईगो मत रखना, ईगो नहीं रखेगी ना तो सब कुछ सही होगा। तो मैं तब सोचा संगत जी, अगर मैंने ईगो रखा होता और मेरे पास जब कॉल आया तो मैंने बोल देना था कि मैंने नहीं आना, मैं क्यों आऊँ, तुमने ऐसा किया वैसा किया, और शायद उस टाइम पे चीज़ें बिगड़ जाती। अब फिर मुझे क्या पता था कि उन्होंने क्या बोलना था, क्या आंसर देना था कि हाँ भाई मैं आऊँ या ना आऊँ, या मैं आना चाहता हूँ, मतलब क्या, मुझे क्या पता उन्होंने क्या आंसर देना था। लेकिन आंसर मिला मुझे कि सिर्फ इतना कि ईगो नहीं रखनी। और मैंने संगत जी सच में ईगो का एक ई भी नहीं रखा था। जैसे उन्होंने बोला कि मैं कल परसों आऊँगा, तो मैंने उनको दोबारा से कॉल करके बोल दिया कि आप कल भी आ सकते हो, अब आपके ऊपर डिपेंड है, जब भी आपने आना हो मैं पैकिंग कर लूँगी, आप मुझे बस थोड़ी देर पहले बता देना। और बस इतना बोला और मैं संगत जी इतनी खुश हुई कि सच में हम गुरु जी के छोटे छोटे इशारों को जब समझते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि हम क्या चीज़ को अपनी लाइफ में अडेप्ट कर रहे हैं, मतलब क्या चीज़ हम पा रहे हैं। लेकिन हम जब गुरु जी के इशारों को ऐसे ही छोड़ देते हैं ना संगत जी, तो फिर समझो कि आप कुछ नहीं कर रहे, जो आपके साथ होना है वो होना ही है, क्योंकि आपने इशारा तो समझे ही नहीं। हो सकता है संगत जी जब मैंने ईगो दिखाई होती तो मेरे अंकल नहीं आते, वो भी बोलते ठीक है भाई रहो तुम भी, मैंने भी नहीं आना। और जब मैंने ईगो नहीं दिखाई तो उन्होंने स्पेशली आके सब से माफ़ी मांगी, इंक्लूडिंग मी। मैंने कभी नहीं सोचा था संगत जी, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि मैंने उनका 2 बार वैसे वाला रूप देखा था जो मैंने शायद किसी का नहीं देखा था आज तक अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स में से या अपने भाई में से किसी का नहीं देखा था। और जिसने ऐसा कुछ देखा ना हो ना संगत जी, और ऊंची आवाज़ में किसी की सुनी ना हो, तो उसके लिए वो चीज़ बहुत मुश्किल थी। और दूसरी बात ये चीज़ सोचनी मुश्किल थी कि वो आदमी कभी आपसे माफ़ी मांगेगा। लेकिन संगत जी वो मेरे गुरु पा है ना, वो कुछ भी करवा सकते हैं। और संगत जी सच में मेरे अंकल का दिल बहुत ज़्यादा साफ है। वो बहुत पॉजेसिव थे, बहुत पॉजेसिव हो गए थे, लेकिन इतना पॉजेसिवनेस भी संगत जी पॉइजन ही हो जाता है एक रिलेशन के लिए। इसलिए अब शायद मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो स्टेप उठाया तो बहुत अच्छे के लिए उठाया। और सेकंड स्टेप जब मैंने उठाया, जब मुझे कॉल आई, तो जो गुरुजी का मुझे इशारा मिला था ईगो नहीं दिखानी, तो वैसे वाला मुझे जो इशारा मिला और उसका वो जो स्टेप उठाया वो भी मेरे लिए बेस्ट था। और उसके बाद संगत जी मैं अपने घर पहुंच गई, जो मेरा असली घर था शादी के बाद, जिसको बोलते हैं कि लड़कियों का असली घर वो होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी उस दिन मुझे ऐसा लगा कि अब ना मैं अपने गुरुपा के पास जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ सत्संग होते हैं, मेरे गुरुपा हैं, मैं अपने गुरुपा से कनेक्टेड रह सकूँगी, मैं सत्संग में जा सकूँगी, या कोई ऐसी संगत होगी जो मेरे साथ गुरुजी की बातें करेगी। मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ कि आपको मैं कैसे बोलूँ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही थी वहाँ जाते हुए कि मैं अपने गुरुपा के पास जा रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्लोज हो जाऊँगी उनसे, है ना, क्योंकि वहाँ पे तो मुझे पता नहीं था मेरे मायके वाली साइड की वहाँ पे सत्संग होते होंगे, लेकिन कोई आइडिया नहीं था, कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। और संगत जी उसके बाद मैं अपनी मम्मा को भी बता के आई थी। अपनी मम्मा को भी मैंने सत्संग सुनाने शुरू किए थे, जो मैं सुनती थी ना वो मैं सुनाती थी साथ में। तो इसीलिए मतलब मतलब मेरी मम्मा भी थोड़ा बहुत उनके साथ कनेक्शन फील करने लग गई थी, मानने लग गई थी। और फिर उसके बाद मैं जब वहाँ पहुँची तो मैंने अपनी मम्मा से, अपनी मदर इन लॉ से मिली, फादर इन लॉ से मिली। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तेज गले से लगाया और उन्होंने बोला कि देखो हमारे घर की बेटी वापस आ गई। और उन्होंने मेरे अंकल को डांट लगाई कि अगर अब तूने इसको परेशान किया ना तो फिर तो देखना हम इसको खुद नहीं आने देंगे यहाँ पे, फिर तो बड़ा पछताएगा। तो उसके बाद उन्होंने उनसे भी माफ़ी मांगी। तो मुझे ये ऐसा होने लगा कि अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है माफ़ी वाला खेल, अब ये सब बंद करो।
और लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए उनको कि बेटा देख, अगर तू इसको बांध के रखेगा ना तो ये उड़ेगी, ज़रूर उड़ेगी, लेकिन अगर तू इसको खुले आसमान में घूमने देगा ना तो वापस तेरे पास ही आएगी, इसलिए कभी इसको बांध मत। मुझे इतना पता है कि मेरी बेटी गलत नहीं है, अगर गलत होती तो मुझे वो भी पता होता, लेकिन वो गलत नहीं है बेटा, वो बिल्कुल सही है। उन्होंने ये चीज़ अडेप्ट की, वो सुनी और समझी, सॉरी भी बोला और मुझे बोला कि सबको तूने अपनी तरफ कर ही लिया। तो उसके बाद संगत जी मैंने मम्मा को नेक्स्ट डे ही बोला कि मैंने कहा मम्मा, जो वो मौसी थे जो गुरुजी का स्वरूप देख गए थे मुझे, वो कहाँ हैं, मतलब कितना दूर रहते हैं हमारे घर से, क्योंकि इससे पहले कभी इसी बात भी नहीं और मासी से मिलना हुआ भी नहीं खास। तो उन्होंने बोला कि ना बेटा थोड़ी दूर रहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप मासी को यहाँ बुला सकते हैं तो, या फिर हम जा सकते हैं, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पूछना है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तूने गुरुजी का स्वरूप संभाल लिया? तो मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा उनके मैंने सत्संग भी सुने हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि देख बेटा, कहीं ना कहीं मैं भी गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ, मुझे भी गुरुजी के साथ ना अलग ही कनेक्शन फील होता है। तो बस फिर मैंने बाहर क्या, मेरे तो घर में ही गुरुजी के साथ मतलब बातें शुरू हो गई गुरुजी के बारे में। और सुबह शाम मैंने और मम्मा ने सुबह शाम सत्संग सुनना शुरू कर दिया, सत्संग सुनना। उसके बाद घर में ना टेबल जब खाना लगना तो हमने घर पे भी सबको बताना, सत्संग सुनाना। अंकल आते थे, पापा आते थे, तो दोनों को हमने सत्संग सुनाने। और कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं बोलना कि क्या बोल रहे हो तुम, हमें क्यों सुनाते हो या कुछ ऐसा, कभी भी वो ऐसा नहीं किया उन्होंने। बड़े प्यार से वो सत्संग सुनते थे। और फिर मैं उन मौसी से भी मिली, मेरी मौसी से, तो उसके बाद उनसे मैंने गुरुजी के बारे में और जाना। उसके बाद मैंने मेरी मौसी को बोला कि प्लीज़ मुझे ना गुरुजी के पास बड़े मंदिर ले चलो, मेरा बड़ा मन है जाने का। और संगत जी होपफुली मैं थोड़े ही टाइम में गुरुजी के मंदिर भी जाऊंगी, और बड़े मंदिर तो अभी नहीं जा पाई, शायद मेरा बुलावा नहीं आया है। इस बात को भी 2 महीने बीत चुके हैं, जबकि मैंने आंटी को बोला हुआ है। तो 1.5-2 महीना हो गया संगत जी, लेकिन होगा जब भी बुलावा आएगा ना, क्योंकि हम नहीं जा सकते खुद से, गुरुजी खुद जाते हैं। और दूसरी बात, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, ऐसा मैं बोल नहीं सकती। गुरुजी के स्वरूप तो मेरे पास बहुत पहले ही आ गया था, कदर मैंने नहीं की थी। लेकिन अब मुझे कोई गुरुजी के मतलब मन ऐसा करता है गुरुजी के बारे में ही सारा दिन रात हम में बात होती रहे, हम बस उन्हीं की बातें करते रहें। तो मैंने उन आंटी से भी जब मैंने बात की थी, मौसी से, तो मैंने बहुत बातें की गुरुजी के बारे में। और संगत जी वहाँ पे ना एक तो मंडे को और एक थर्सडे को अलग अलग आंटी हैं, 2 आंटी हैं वहाँ पे, उनके घर में सत्संग होता है। और एक तरह से ना संगत जी काफ़ी संगत है वहाँ पे, लाइक होगी 50 और 60 संगत होगी, जो बड़ी दूर दूर से भी आते हैं। तो उनमें क्या है कि सत्संग ना, अगर मान लो मैंने सत्संग रखवाना होगा तो जिनके घर मंडे को होता है तो वो मुझे ही दे देंगे अपना सत्संग, और सारी संगत को बोलेंगे कि उनके घर सत्संग है तो आपने वहाँ जाना है, ऐसे वाला था। और हमने तीनों ने, मैंने, मौसी ने, मेरी मम्मा ने बस ये रूटीन बना लिया था कि हमने अब सत्संग में जाया करना है। और एवरी मंडे और थर्सडे हम संगत जी सत्संग जाते ही जाते हैं। लेकिन बस अब मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगी, गुरुजी बहुत जल्दी मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए। मैंने आपके साथ और भी बहुत बातें करनी है, मैंने आपको देखना है साक्षात, क्योंकि कहते हैं संगत जी गुरुजी को आप फील कर सकते हो जब बड़े मंदिर जाते हो। तो मैंने बस यही फील करना है, बहुत मन में ऐसा है कि मैं बड़े मंदिर पहुंच जाऊं अब। लेकिन अब मेरी संगत जी लाइफ इतनी अच्छी है, और देखो थोड़े ही टाइम में संगत जी, सिर्फ 9 दिन के अंदर अंदर गुरुजी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने तो मुझे कब से ही संभाल लिया था, लेकिन नादान मैं थी, मैं नहीं समझ पा रही थी इस चीज़ को। लेकिन सच में मेरे गुरुपा ने मुझे संभाला है, मेरा हाथ पकड़ा है, और मुझे बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस किया है संगत जी। मैं सच में बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे गुरुजी मिले हैं। और देखो संगत जी, हमें नहीं पता, वो तो मेरे पास स्वरूप आया तब हमें ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने मेरे पास, मुझे तब आए हैं मेरे पास। मुझे नहीं पता संगत जी मुझे गुरुजी कब से संभाल रहे हैं। शायद मैं अपनी लाइफ में इतनी खुश थी पहले, तो ये क्या अब तक गुरुजी की देन हो ना हो कुछ ऐसा तब भी, लेकिन गुरुजी ने मुझे संभाला हो। अब तो संगत जी सब कुछ मेरे लिए मेरे गुरुपा ही हैं,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, जो आप मेरी लाइफ में आए, आपने मुझे ब्लेस किया। और मैं चाहूँगी कि आप सबको ऐसे ब्लेस करो और ऐसे ही सब अपनी अपनी लाइफ में खुश हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत जल्दी मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी, और अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, अगर मुझसे इस सत्संग को बोलते हुए कोई गलती हुई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, संगत जी का बहुत ही प्यारा सत्संग था, जिसे हमने उनके बहुत कोशिश की कि जैसे उन्होंने लिख कर भेजा है मैं उसी भाव से आपको सुना सकूं, वही खुशी वही गम के हिसाब से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।